जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए। इस प्रकार से सर्च करना है आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये आपका लोगो है ऐप का, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस में अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एचपी कमीशन या फिर एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। साथ ही हिंदी साहित्य के इस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़े तो यहां पर पंजाब मास्टर कैडर और टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, ठीक है। हिंदी साहित्य अगर आपको शुरुआत से पढ़ना है तो इस न्यू बैच में दोस्तों आप पढ़ सकते हो। 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मात्र 1500 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। तो सभी साथी इस बैच में अध्ययन करें। और दोस्तों यहां पर आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए है तो पीडीएफ नोट्स के लिए ऑफर आ चुका है। 3100 का पूरा दोस्तों इसका प्राइस है पीडीएफ नोट्स का, लेकिन अभी आपके लिए 2200 रुपए मात्र में, ठीक है। ये 1700 प्राइस है इसका, अभी आपके लिए 1500 रुपए हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स, ठीक है। मास्टर कैडर की बात करें तो मास्टर कैडर का जो मॉडल पेपर है दोस्तों, ये मॉडल पेपर मात्र आपको 599 में मिलने वाले हैं, ठीक है। इस मॉडल पेपर में आपको टोटल 30 मॉडल पेपर होंगे और 4500 क्वेश्चन होंगे और 4500 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ भी मिलेगी और उनके टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिन भी साथियों को परचेस करना है, एडमिशन लेना है, वो ले सकते हैं, अपना अध्ययन दोस्तों जारी रख सकते हैं। यहां पर अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं आपको बताना है, 2, 4, 6 या फिर 8। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं ये आपको संकलित बताना है। बताइए कितनी है? 141 में। लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं इसका आंसर आपको चयन करना है, लाइक करना है और एक बार अपने मित्रों तक शेयर करना है प्रश्न क्रमांक 141 में। और आपका 141 का हो जाएगा कि सर इसमें 4 लंबी कविताएं हैं। यहां पर अपन ने पढ़ भी लिया था, ठीक है। कितनी कविताएं हैं? 4 लंबी कविताएं हैं। और सबसे लंबी कविता कौन सी है ये भी आपको बताना है, ठीक है। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, तो केंद्र में क्या है? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व या फिर जल प्रलय। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? 142 का आंसर आपको चयन करना है। 142 नंबर में आपको बताना है सही उत्तर क्या होता है 142 का। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर जो प्रलय की छाया है इसके विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व, ठीक है। यानी आपका उत्तर सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन कि लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपसे पूछा भी जाता है। सबसे लंबी, ये 4 लंबी कविताएं हैं लहर में। एक तो अशोक की चिंता भी है, पैसोला की प्रतिध्वनि है संकलित, प्रलय की छाया है और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। ये 4 लंबी कविताएं इसमें संकलित हैं। अब इसमें से सबसे लंबी कविता कौन सी है ये आपको बताना है। बताइए विजय शंकर जी, अमन जी, सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है कि सर ये 4 कविताएं संकलित हैं, ये तो बहुत अच्छा बताया। लेकिन इसमें जो प्रलय की छाया है, ये प्रलय की छाया इसमें सबसे लंबी मानी जाती है, सबसे लंबी, ठीक है। प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता हिंसा को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसाद की वह कृति कौन सी है जिसमें दोस्तों मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया? वो कृति का नाम बताना है कि वो कृति कौन सी है। करुणालय है, चित्राधार है, कानन कुसुम है या फिर लहर है? तो जल्दी बताएं और एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों। और सभी साथी जुड़ जाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से अध्ययन में। और दोस्तों शाम रात्रि 8 बजे भी एक
ओल्ड लाइव क्लास आती है आपके लिए, रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है रात्रि 8 बजे, तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं। सुबह 9:30 बजे भी एक रिकॉर्डेड क्लास आती है, उसको भी आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को निंदनीय और घृणित बताते हुए वास्तविक धर्म जो बताया है दोस्तों मनुष्य का, वो मानवता बताया है 44 में। तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर वो बताया है करुणालय। करुणालय यानी कि 1913 की ये रचना है और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है और जयशंकर प्रसाद का ये माना जाता है दोस्तों। ये नंबर सही है। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताएं प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? चित्रहार है, कानन कुसुम है, ठीक है, आंसू है या फिर उर्वशी है? प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 45 है। लाइक करना है अपने मित्रों तक, शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, 45 में 145 का आंसर बताना है और इनकी खड़ी बोली कविताओं का जो प्रथम संग्रह है वो आपने उत्तर बताया कि सर कानन कुसुम है, यानी बी नंबर राइट, वेरी गुड, बी नंबर सही हो जाएगा। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। मन का, हृदय का, बुद्धि का या फिर इनमें से कोई नहीं? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है ये आपका क्वेश्चन दिया गया प्रश्न क्रमांक 46 में, और 46 यानी 146 का उत्तर श्रद्धा। और श्रद्धा अपन ने ट्रिक से पढ़ा था कि सर हमें हृदय से श्रद्धा रखनी है। कैसे श्रद्धा रखनी है? हृदय से, हृदय से रखनी है। तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है? हृदय का, यानी सी नंबर हृदय का आपका बिल्कुल सही है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? मानव चेतना का, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? 47 नंबर का आंसर आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, बताइए 47 नंबर में, और बहुत बढ़िया आंसर 147 का उत्तर। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है वो बताना है, बताइए। और एक बार लाइक जरूर करिए सभी साथी। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपका सीधा आंसर चला गया डी नंबर, यानी कि नगेंद्र। ठीक है, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य पूछा है, तो महाकाव्य सभी ने गलत बताया है लगभग। अनीता राजपूत जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, डी नंबर, यानी कि आपका नगेंद्र नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। रीता कांत जी ने, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको बताना है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? देखो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में आप लोग क्या खा जाते हो, गड़बड़ हो जाते हैं। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? बताओ, ये क्वेश्चन आपको प्रश्न क्रमांक 148 में आपको चयन करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 148 है। एक बार जल्दी से लाइक कर दो और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है 148 में, और 148 का उत्तर हो जाएगा कि सर ये नंबर में टिक लगा दो, यानी कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। और यहां पर क्वेश्चन था कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। दोनों में अंतर है, अंतर समझना है, नहीं तो आप लोग गलत कर बैठोगे। यहां पर देखो कामायनी का उद्देश्य क्या है, 149 में आपको कामायनी का उद्देश्य बताना है और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर देना है। कामायनी का उद्देश्य क्या है जल्दी बताइए। कामायनी जो ग्रंथ 1935 का है दोस्तों, 1935 का जयशंकर प्रसाद के इस ग्रंथ का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको बताना है हृदय और बुद्धि का समन्वय, पुरुष और दोस्तों नारी का समन्वय, या फिर अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, या आनंदवाद की स्थापना। तो कामायनी का उद्देश्य आपको बताना है। 1935 की रचना, ठीक है, 15 सर्गों की रचना है। 149 का आंसर और सीधा आंसर चला गया डी नंबर, यानी कि सर आनंदवाद की स्थापना। ये कामायनी का क्या है उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, डी नंबर सही, बहुत बढ़िया। अगला देख लो, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना। जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि सर
इनका जन्म 1889 में हुआ। ये दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इनका एक दोस्तों महाकाव्य कामायनी जो 1935 का है, 15 सर्ग इसमें है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है यहाँ पर 150 नंबर में। और सबसे पहले ही आपको पता है कि यहाँ पर झरना, आंसू, लहर और अंत में कामायनी। ठीक है, तो कामायनी दोस्तों इनकी अंतिम कृति है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर बहुत बढ़िया। राइट आंसर बताया है अनुका जी, कार्तिक जी। अगला देखो, प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे 151 में। बताएं प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है और कितने साथी हैं जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए? दोस्तों अभी ऑफर निकाला गया पीडीएफ नोट्स का। हिंदी साहित्य के पीडीएफ नोट्स मात्र 2200 रुपए में, 2200 रुपए में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो उनके। ठीक है, तो प्रसाद जी की अंतिम कृति कौन सी है? 151 में आपको चयन करना है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर इनकी अंतिम कृति है कामायनी। कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 152 नंबर में। बताइए खुरैसी जी, वेरी गुड। बताएं कामायनी के किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 152 नंबर में। और 152 में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का जो संकेत है वो है दोस्तों सी नंबर, यानी कि स्वप्न और संघर्ष में। स्वप्न और संघर्ष में सी नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता बताना है। पहली कविता कौन सी है? पंत की पहली कविता कौन सी है? बताओ, ग्राम्या है, वाणी है, गिरजे का घंटा है या फिर लोकायतन है? सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों इनका। ठीक है, और इनकी पहली जो कविता मानी जाती है वो कविता कौन सी मानी जाती है? गिरजे का घंटा, यानी कि आपका जो डी नंबर है गिरजे का घंटा, वो बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 153 में डी नंबर, बहुत बढ़िया। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंत जी का वह काव्य ग्रंथ कौन सा है दोस्तों जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दो। और प्रकृति की चित्रशाला आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 54 में। पंत जी की वो कृति कौन सी है? पल्लव है, स्वर्ण धूलि है, रजत शिखर है या फिर गीत हंस है? जल्दी से बताएं सौरभ वर्मा जी, पंत जी की वो कृति कौन सी है जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? पल्लव को। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। एक नंबर, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर है, प्रकृति की चित्रशाला पल्लव को। ठीक है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? छायावाद का विष्णु बताइए, छायावाद का विष्णु। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताएं अमृत जी, पूनम जी, मिथिलेश जी, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? 155 नंबर में। और छायावाद का जो विष्णु कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है पंत जी को। ठीक है, वेरी गुड। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, बी नंबर सही है। सुमित्रानंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किए गए? यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था पीजीटी में। क्या पूछा गया था कि निम्न में से बताइए किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो आपको पता है कि पंत जी को दोस्तों हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है, 1968 में मिला था दोस्तों। और वो रचना कौन सी है? तो वो रचना यहां पर आ जाती है चिदंबरा। चिदंबरा दोस्तों ये सुमित्रानंदन पंत की अपन को याद कर लेना है। इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सबसे पहले 1968 में। ये लोकायतन इनका महाकाव्य है, 1964 का लोक महाकाव्य है ये दोस्तों, गांधी जी के जीवन पर आधारित है पंत जी का। पल्लव इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, 1960 में मिला था। ये सुमित्रानंदन पंत है, इनको याद कर लेना। सुमित्रानंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, तो वो वह कृति कौन सी है दोस्तों? पंत जी की जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। आप बताएं यहां पर। प्रश्न क्रमांक आपका 157 है। चिदंबरा, लोकायतन, स्वर्ण किरण, युगांत
इनमें से 157 में से आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। और पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, और वो कृति है इनकी कौन सी? लोकायतन। लोकायतन यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर। पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया है और इसका उत्तर भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें दोस्तों 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, और 1960 में इनको क्या मिल गया था? 1960 में इनको दोस्तों मिल गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को, यानी सी नंबर आपका सही है। कमलाकांत जी सी नंबर सही हो जाएगा। लोकायतन किस प्रकार की रचना है बताएं? लोकायतन के बारे में बताना है, और मैंने आपको कई बार बताया है लोकायतन के बारे में कि जिस प्रकार कामायनी नामक महाकाव्य लिखा था दोस्तों किसने? जयशंकर प्रसाद ने, वैसे ही लोकायतन नामक महाकाव्य लिखा था किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। और लोकायतन ये क्या है? ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं दोस्तों महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, तो लोकायतन का रचना काल भी आपको पता होनी चाहिए। 1964 इसका रचना काल है। गांधी जी के जीवन पर आधारित है दोस्तों ये लोकायतन। ठीक है, तो लोकायतन की इन चीजों को याद कर लेना। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से। सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा है, क्या रहा है बताएं? 160 में क्या रहा है? गीति काव्य, गीति नाट्य, खंड काव्य या फिर प्रबंध काव्य? जल्दी से बताइए विजय शंकर जी। प्रश्न क्रमांक 108 का आंसर 160 का बताना है। पंत की अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम बताना है। जल्दी से बताएं 160 में। और एक बार लाइक कर दो। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। 160 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर 160 पूछ रहे हो, तो आपका उत्तर है कि ये गीति काव्य। कौन सा है दोस्तों? गीति काव्य, यानी ये नंबर। अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम रहा गीति काव्य। ठीक है, भाभी पत्नी के प्रति ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है? 161 में भाभी कविता, भाभी पत्नी के प्रति ये कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद? 161 में आपको चयन करना है। बताइए भाभी पत्नी के प्रति इस कविता के रचयिता कौन है? और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर बी नंबर लगा दो, सुमित्रा नंदन पंत लगा दो। पंत आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका सही है। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? वीणा और गुंजन, ग्रंथि और पल्लव, युगवाणी और ग्राम्या, पल्लव और गुंजन। तो 162 नंबर में आपको चयन करना है। 162 का राइट आंसर बताना है कि मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित जो रचनाएं हैं वो रचनाएं कौन सी हैं? युगवाणी और ग्राम्या। युगवाणी और ग्राम्या ये दोस्तों आपको पता है मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? 163 नंबर में गुंजन, ग्राम्या, रजस्यकर, वीणा या पल्लव? ये प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना 163 का आंसर। सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? जसवंत जी बताइए। और आपका सीधा आंसर चला गया डी, यानी कि वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या और रजत शेखर। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो डी में आपका टिक लगाना है। सबसे पहले वीणा आएगी, ठीक है, इनकी 1918 की, पल्लव 1928 की दोस्तों, ठीक है, गुंजन और फिर ग्राम्या और रजत शेखर। डी नंबर वेरी गुड। बच्चन की कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या फिर जयशंकर प्रसाद को? बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना ये किसको समर्पित है? ये आपको बताना है। 164 नंबर का आंसर चयन करना है।
और 164 में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि सर यहाँ पर ये जो कवियों में सौम्य संत नाम से जो रचना है ये समर्पित है किसको? पंत जी को। पंत जी को समर्पित है ममता जी। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको बताना है कि हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं विजय शंकर जी। ठीक है, और सभी साथी हमारे, और आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। तो जो भी साथी न्यू बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसका कोर्स का प्राइस रखा है मात्र 1500, इस 1500 की प्राइस में दोस्तों आप लोग पूरा हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं और पूरा 1 साल तक पढ़ सकते हैं मात्र 1500 में। ठीक है, हिंदी में नव चेतनावाद का प्रचारक कौन है? 165 का आंसर, और 165 का आंसर है बी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। बी नंबर आपका सही है, सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, निराला जी की पहली कविता कौन सी है? निराला जी की पहली कविता कौन सी है ये आपको बताना है दोस्तों। पहली कविता कौन सी है 166 नंबर में, और बहुत ही बढ़िया निराला जी की पहली कविता बताना है। बाकी पंत की अपन ने पढ़ी थी कि सर गिरजे के घंटा, ये पंत जी की पहली कविता थी। बाकी निराला जी की अपन पूछें तो 1916 की इनकी एक कविता थी जूही की कली। ठीक है, ये नंबर सही है, वेरी गुड। निराला जी के बारे में आपको पता ही है कि सर इनका जन्म हुआ था 1997 में, कुछ विद्वान 99 मानते इनके मास्टर अधिगम जी। ठीक है, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किससे कहा गया है? 167 में बताइए। सभी लोग बताना है, सभी लोग लिखिए, और यहां पर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने मित्रों तक, जल्दी कर दें अपने साथियों तक। और ये बहुत ही बढ़िया मौका है आप सभी के लिए कि हिंदी साहित्य का बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पर ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। तो संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किससे कहा जाता है? 167 में आपको चयन करना है, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर वो है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर होता है निराला जी। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर राम की शक्ति पूजा राइट है, बी नंबर। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? सर्वाधिक विरोध बताना किसका हुआ? प्रसाद का हुआ, दिनकर का हुआ, निराला का हुआ, या हरिऔध का हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? इसका आंसर आपको बताना है, बताइए सर्वाधिक विरोध किसका हुआ। और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर साहित्यिक क्षेत्र में जो सर्वाधिक विरोध हुआ है वो विरोध हुआ है किसका? निराला का। निराला का विरोध हुआ है दोस्तों, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, ये याद कर लेना है। और आपको एक क्वेश्चन आता है कि छायावाद का विरोध किसने किया? तो महादेवी वर्मा ने छायावाद का विरोध किया। छायावाद में किसका विरोध हुआ? तो निराला जी का विरोध हुआ। ठीक है, हिंदी में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया दोस्तों? हिंदी में महाप्राण जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? प्रसाद के लिए, पंत के लिए, महादेवी के लिए, या फिर निराला जी के लिए? साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 169 में, और सभी को पता है कि सर इन्हें महाप्राण निराला कहा जाता है, महाप्राण निराला। ठीक है, महाप्राण निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्राण कहा जाता है, डी नंबर। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? महाकाव्यात्मक रचना वो आपको बताना है। तो बताइए कॉमेडी गुरुजी, एंजॉयमेंट जी बताएं। और निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 170 में कि सर इनकी महाकाव्यात्मक जो रचना है वो रचना है कौन सी? निराला की। निराला की दोस्तों क्या है, जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक आपका 170 है, और उत्तर है इनकी राम की शक्ति पूजा। इसे महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता, ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये नंबर राजकुमार जी बहुत बढ़िया। निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी? 71 का आंसर। इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है और बहुत अच्छे से लाइव क्लासों से पढ़ना है, रेगुलर और क्रमबद्ध अध्ययन करना है, ठीक है, 1 साल तक निरंतर पढ़ना है दोस्तों, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में क्या कर लो, एडमिशन ले लो, जहां पर लाइव क्लासें भी मिलेंगी, जहां पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलेगा, हर संडे को टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है?
ये आपका 71 का उत्तर है। और वो उत्तर चला गया कि सर गीतिका की भूमिका लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने निराला की। तो बी नंबर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपए से पुरस्कृत किया था? मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीजें। बताओ निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 से पुरस्कृत किया है? 172 का आंसर आपको बताना है। 172 में आपको चयन करना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से बताइए। और उत्तर चला जाएगा कि सर सी नंबर आपका सही है, यानी कि अपरा। अपरा आपका राइट है। सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए तो 2100 रुपए से पुरस्कृत किया गया था? तो वो है दोस्तों अपरा। अपरा यानी सी। ठीक है। निराला जी ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके स्वर, ज्ञान और वैभव का क्या किया दोस्तों? स्मरण किया है। तो बताइए महाभारत से लेकर अपनी किस रचना में किया है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। शोभा पांडे जी, टीजीटी की तो सारे लोग कर रहे हैं। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक के देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उनके स्वर, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है? 173 नंबर में। और 173 नंबर में आपका उत्तर चला गया दिल्ली। दिल्ली यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। दिल्ली, डी नंबर। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है या स्वच्छंद छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में आ गया था। स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता क्या कौन है या प्रवर्तक कौन है? टीजीटी या पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। निराला हैं, श्रीधर पाठक हैं, त्रिपाठी जी हैं या फिर प्रसाद जी हैं? तो आपका उत्तर चला गया हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं निराला जी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया दोस्तों? 175 में छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला, पंत या फिर महादेवी को? 175 नंबर में आपको चयन करना है। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि छायावादी काव्य का जो रुद्र कहा जाता है वो कहा जाता है निराला जी को। ठीक है, बी नंबर आपका सही। बहुत बढ़िया आंसर। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? 176 नंबर में बताइए। जल्दी से बताओ। कुमकुम जी बताएं, अमन जी, गीता जी, सभी साथी जुड़ जाएं और दोस्तों निरंतर अध्ययन करते रहें, लाइक शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं सभी साथी लाइक करें और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। यहां पर 176 नंबर में आपसे उत्तर पूछा गया है और आपने उत्तर लगा दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सी नंबर। इन्हें नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। निराला के भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? किस कृति में है बताइए? किस कृति में? भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? गीतिका में है, पंचवटी में है, तुलसीदास में है या फिर अड़िमा में है? किस कृति में बताओ? निराला की भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? इसका आंसर आपको बताना है। 177 का आंसर बताना है और इनकी वो कृति कौन सी है। तब आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर निराला के भक्ति भावना से युक्त जो गीत हैं वो किस कृति में है? तो वो है अड़िमा में। अड़िमा यानी डी नंबर। ठीक है, अड़िमा राइट आंसर। निराला की किस कृति में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है? अद्वैतवाद का प्रतिपादन बताना किस में है? पंचवटी प्रसंग में, अपरा में, अड़िमा या फिर अनामिका में? निराला की किस कृति में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किस में है? 178 नंबर में। और 178 का सीधा आंसर चला गया ए यानी कि पंचवटी प्रसंग। ठीक है, निराला की किस कृति में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है? तो पंचवटी प्रसंग में। ठीक है, इसमें अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया। एक पंचवटी में अत्रिषण गुप्त का खंड काव्य है और एक पंचवटी प्रसंग, इसके रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। ठीक है,
बहुत बढ़िया। यहां पर आ जाओ, निराला की तुम और मैं कविता में प्रेम संबंधी गीत हैं, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है, शोषित वर्ग की कटु आलोचना है, या फिर सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति। क्या है निराला कि तुम और मैं कविता में, क्या है, इसको बताइए। प्रश्न क्रमांक आपका 179 है। 179 में निराला की तुम और मैं कविता में आपको चयन करना है 179 नंबर में, और सीधा आंसर चला गया कि सर इसका उत्तर लगा दो आप बी, यानी कि निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। काय का है, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। निराला कृत तुलसीदास है। तुलसीदास क्या है, निराला कृत तुलसीदास क्या है, मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, खंड काव्य है, या फिर चंपू काव्य है। तुलसीदास आपको पता है कि एक कवि का भी नाम है, और तुलसीदास एक रचना भी है दोस्तों। किसकी रचना है, तुलसीदास निराला जी की है। ठीक है, अब निराला जी की जो तुलसीदास रचना है, इसका काव्य रूप आपको बताना है। जल्दी से बताइए, काव्य रूप आपको चयन करना है, 180 नंबर में आपको बताना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 180 में सीधा आंसर आपका गया कि सर ये जो है ये क्या है, खंड काव्य है। निराला कृत तुलसीदास ये खंड काव्य है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट, वेरी गुड। खंड काव्य। निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं, गजलें किसमें हैं बताइए, गजलें किसमें हैं। प्रश्न क्रमांक 181, निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें हैं, नए पत्ते में, अनामिका, कुकुर मुत्ता, या फिर बेला में। गजलें किसमें हैं बताइए। 181 का आंसर बीनू जी, अनुका जी, संजय पाठक जी बताएं। 181 में आपको बताना है निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा आंसर चला गया कि सर इसमें बेला लगा दो। बेला में क्या है, गजलें भी हैं। डी नंबर आपका सही है। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया, प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा माना गया बताइए। सरोज स्मृति, बापू स्मृति, मंदोदरी विलाप, या फिर उपर्युक्त सभी। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है, तो कौन सा माना गया। 182 नंबर में आपको चयन करना है। 182 का उत्तर आपको बताना है, और बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है 182 में कि सर वो है सरोज स्मृति। ये नंबर बिल्कुल सही। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता सरोज स्मृति, एक आपका सही है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली जो रचना है वो कौन सी है, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है। भिक्षुक है, तोड़ती पत्थर है, अपरा, या फिर विधवा है दोस्तों। 183 में सभी लोग चयन करेंगे, एक बार लाइक करेंगे, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे, निर्मला जी, प्रियंका जी। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी वाले साथी या पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, वो सभी साथी जुड़ जाएं। 183 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर जो आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली है वो कौन सी है, तोड़ती पत्थर। ठीक है, तोड़ती पत्थर बी नंबर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे, यहां पर आ जाते हैं। इस सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, दलितों की दयनीय दशा का चित्रण किसमें हुआ है बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सुमन मिश्रा जी बिल्कुल सही है। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, ये आपको बताना है। बेला है, अपरा है, नए पत्ते है, या फिर अनामिका। 184 नंबर में दलितों की दयनीय दशा का चित्रण किसमें हुआ है, 184 नंबर में, और वो रचना है दोस्तों नए पत्ते। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि निराला की वह रचना कौन सी है जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ, और वो रचना है इनकी नए पत्ते। ठीक है, नए पत्ते, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ था, वो अंतिम काव्य ग्रंथ इनका कौन सा है बताओ। जय सिंह जी, सौरभ वर्मा जी, यहां पर बताना। 185 में
निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ था, वो काव्य ग्रंथ कौन सा है? 185 का आंसर बताइए। 185 में सभी लोग चयन करिए। रीता कांत जी 185 का आंसर, और 185 में सीधा आंसर चला गया कि सर सांध काकली लगा दो। ये निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ है जो उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ था, सांध काकली। सांध काकली डी आपका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक मीरा की दोस्तों संज्ञाओं से समादरत कौन है? या सजल गीतों की गायिका और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राहुल राज जी, किसे कहा जाता है? और अपन पढ़ते हैं दोस्तों कि सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को, यानी आपका ये नंबर महादेवी वर्मा बिल्कुल सही है। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, इनकी अपन पढ़ते हैं दोस्तों नीरजा, है ना, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ये अपन पढ़ते हैं इनकी यामा दोस्तों काव्य संग्रह। और यहाँ पर आपका महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है, ये आपको बताना है। प्रथम कविता बताइए जॉय जी, बताइए। जल्दी से बताएं। महादेवी वर्मा की खड़ी बोली की आपको बताना है, और एक बार लाइक जरूर कर दें सभी साथी। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया 187 में। राइट आंसर आपने लगा दिया है दिया। दिया यानी बी नंबर। ठीक है, बी राइट हो गया। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है सर्वाधिक रहस्य भावना? जल्दी से बताएं। आपको पता है कि छायावाद रहस्यवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित था श्याम पंडित जी, और रहस्य भावना सर्वाधिक किसमें पाई जाती है ये आपको बताना है। बताइए कमलाकांत जी, बताएं। और आपको पता ही है कि सर सबसे ज्यादा जो रहस्य भावना पाई जाती है वो पाई जाती है महादेवी वर्मा में। सी नंबर महादेवी वर्मा, वेरी गुड। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? निहार, नीरजा, रश्मि या फिर सांदगीत? बताइए। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है? 189 में उत्तर बताना है, और 189 में कि सर जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित जो इनकी रचना है वो रचना इनकी रश्मि। ठीक है, रश्मि यानी डी नंबर रश्मि आपका सही है। डी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपको बताना है यहां पर कि महादेवी जी की जीवन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? सांदगीत में है, रश्मि में है, नीरजा या फिर दीपशिखा में? बताओ। महादेवी जी की जीवन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रितु जी, सुभा जी, यहां पर 190 में। और महादेवी जी की जीवन अनुभूतियों की जो अभिव्यक्ति है दोस्तों वो किसमें है? राइट आंसर चला गया कि सर इसमें सांदगीत में। किसमें है? सांदगीत में। एक नंबर आपका सही है। ठीक है, नीरजा काव्य पर महादेवी को सन 1934 में कौन सा पुरस्कार मिला? ये नीरजा आपको पुस्तकों में मिलता है कि इसका रचना काल 1935 है, लेकिन इसका रचना काल भी 1934 ही है। 1934 ही है नीरजा का, और 1934 में इसे क्या मिला था दोस्तों? इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पुस्तकों में आपको इसका रचना काल 1935 मिलता है। तो बात यहां पर उठती है कि जब ये रचना 1935 की है तो 34 में पुरस्कार कैसे मिल गया? ठीक है, तो आपको याद रख लेना कि रचना भी 1934 की है, और 34 में ही इन्हें दोस्तों एक पुरस्कार मिला था 191 में, तो वो मिला था सेक्सरिया सम्मान। ठीक है, डी नंबर यहां पर आपका सही है, डी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1934 की ही रचना है। और महादेवी जी को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, किस रचना के लिए मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान? अब यहां भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं कि एक तो आपको पता है कि यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था।
अब यहाँ मंगला प्रसाद जब पूछा जाता है और आपको उत्तर बताया जाता है कि यामा के लिए ही इन्हें मंगला प्रसाद मिला था, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों कि सर यामा के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, अरे एक रचना के लिए 2 पुरस्कार नहीं मिल सकते क्या? मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर 192 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो यामा हो जाएगा। इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है, इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है यामा के लिए, ठीक है। यामा के लिए महादेवी को 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहां पर भी आपका 1982 अपन ने पढ़ा ही लिया है कि सर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1982 में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, और वैसे भी आपको पता ही है, ठीक है, सभी लोग सही बताएंगे 194 में। लाइक कर देना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है, और अपने मित्रों तक सभी साथी शेयर करते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बढ़ाते रहो। राजेश जी, प्रमोद सैनी जी, कुमकुम यादव जी, 194 का उत्तर आपको बताना है, और यहां पर आपका सही उत्तर हो रहा है कि सर ये निहार आता है, फिर रश्मि, फिर नीरजा खिलती है, और फिर सांद गीत, फिर दीपशिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं भी बहुत एक क्रम में ही दी गई हैं। सी नंबर आपका सही है। बहुत बढ़िया। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको सभी साथी डाउनलोड कर लें, और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, अभी ऑफर है आप लोगों के लिए, बढ़िया ऑफर है, जहां आपके 4-4, 5-5 हजार कोर्सों में बिल्कुल नाम मात्र की राशि देना है आपको। हिंदी साहित्य का ये ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आपके लिए 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है पंजाब मास्टर कैडर और टीजीटी, पीजीटी, एलटी कमीशन के लिए। तो जिनको भी हिंदी शुरुआत से पढ़ना है, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में। शशि सैनी जी, नीलम जी, बीनू पांडे जी, ठीक है, जतेंद्र जी, सभी साथी, है ना। और दोस्तों ये आपके लिए कोर्स दिए गए। जिनको पीडीएफ नोट्स परचेस करना है तो ये 3100 वाला कोर्स मात्र 2200 में अभी न्यू ईयर पर बढ़िया ऑफर है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका 2400 वाला कोर्स आपके लिए मात्र 1500 रुपए में, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर मात्र 599 में। इसमें आप मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, ठीक है। निर्मला जी, नीलम जी, हर्षिता, लवली, प्रीति, राहुल जी, तनु जी, जसवंत जी, निशा, शशि जी, ब्रजेश जी, लक्ष्मी जी, पूनम जी, सभी साथियों को धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहें अपने मित्रों तक, मायाराम जी, ठीक है, राहुल जी, गीता, मधु जी, और अपने परिवार को बढ़ाते रहें, आगे चलते रहें, और दोस्तों निरंतर तैयारी करते रहें, ठीक है। संजय पाठक जी, जिनको भी दोस्तों नीचे नंबर चल रहा है, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो ऐप डाउनलोड कर लें, और दोस्तों बहुत ही अच्छे से तरीके से, निरंतर तरीके से, और दोस्तों क्रमबद्ध पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिथिलेश जी, शोभा पांडे जी, कॉमेडी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।